हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है करियर पाथ पे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एच पी एस एग्जामिनेशन 2025 के बारे में, स्पेशली प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि एच पी पी एस सी ने एच पी एस 2025 के लिए नोटिफिकेशन आउट की है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ सीटें फिलहाल अभी 30 है। 30 नंबर ऑफ सीट्स है, जिसकी कि इंक्रीज होने की पूरी पूरी संभावना है। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपका 10th में है। तो जिनको भी एच पी एस एग्जामिनेशन 2025 को फिल करना है, वो 10th मई से पहले अपना फॉर्म, अपना एप्लीकेशन जो है फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे अभी एग्जाम की नोटिफिकेशन आउट हो गई है, तो किस तरह से प्रिलिमिनरी एग्जाम को अप्रोच किया जा सकता है। स्पेशली ये जो डिस्कशन है उन एस्पिरेंट्स के लिए ज़्यादा यूजफुल होगी जो जिन्होंने तैयारी एच पी एस एग्जामिनेशन की भी कर ली है, और जिनको रिवीजन करना है। तो किस तरह से प्रिलिमिनरी का जो पेपर है 2025 का, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम अभी होना है, उसको क्वालिफाई किया जा सकता है, इस बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो पहले ये है कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास अभी प्री एग्जाम के लिए कितना टाइम बचा है। तो एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ प्रिलिमिनरी जो है, मोस्ट प्रोबेबली मिड जुलाई या लास्ट वीक ऑफ जून भी हो सकता है। वैसे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जुलाई में ये एग्ज़ाम होगा, जून में शायद नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे आपको बताया कि पिछले 2-3 सालों से एच पी पी एस सी जो है वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन के बाद टाइम बहुत कम देता है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि 15 जुलाई या उसके आसपास एग्जामिनेशन हो। लेकिन अगर उससे पहले भी एग्जाम होता है या जून के लास्ट वीक में भी एग्जामिनेशन होता है, जिसकी संभावना थोड़ी सी कम है, तो हमारा जो प्लान अभी रिवीजन का है उस कंटेक्स्ट में होना चाहिए। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि जून एंड यानी 30-31, और वो भी देखने वाली बात होगी कि बेसिकली संडे कब आता है, या जुलाई के फर्स्ट वीक या जुलाई में एग्जामिनेशन होता है, तो हमारे पास कितना टाइम है। तो पहले तो हमारे दिमाग में सिर्फ ये होना चाहिए कि कितने समय के भीतर हमें अपना रिवीजन अभी कंप्लीट करना है। तो अगर 15 जुलाई को पेपर होता है, तो बिल्कुल हमारे पास अभी जो है वो तकरीबन जो है 90 डेज का टाइम तो है ही, कि 90 डेज के अंदर हमारा रिवीजन कैसे हो सकता है, उसको उसके बारे में हम बात करेंगे कि 90 डे प्लान क्या हो सकता है, कि 90 दिन के अंदर आपका जो रिवीजन है कैसे हो सकता है। और ये बिल्कुल उन एस्पिरेंट के लिए हैं जिन्होंने अपनी तैयारी कर ली, जिनके बेसिक्स बहुत क्लियर है। और ऐसे एस्पिरेंट के लिए जो बार बार प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देते लेकिन उनका प्री क्वालिफाई नहीं हो पाता, ये उनके लिए पूरा प्लान है कि आप 90 दिन में इस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम प्लान को डिस्कस करें, पहले देखते हैं कि 2023 और 24 में जो पेपर अभी हुए हैं उसमें किस तरह के ट्रेंड रहे हैं, ताकि हम ये जान पाए कि हमारी जो प्लानिंग है, जो लास्ट 90 डेज का हमारा जो प्लानिंग का शेड्यूल होगा वो क्या शेड्यूल हो सकता है, उस शेड्यूल में हम किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो देखो, 2-3 चीजें भी ध्यान रखनी है। बाकी सब कुछ पढ़ लिया होगा, आई होप सो। जीएस आपने पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, जो जीएस के अलग अलग तरह के कंपोनेंट होते हैं, चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और इवन दो आपका एचपीजीके है। हाँ, करंट अफेयर जो है, अब करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन में। तो करंट अफेयर का जो रिवीजन है, अब वो किस मंथ से शुरू करना है, कब से कब के बीच का करंट अफेयर जो है गो थ्रू करना है, अब ये भी काफ़ी हद तक यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि 90 डेज में आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अभी 2023 और 24 का जो पेपर हुआ है, थोड़ा उसको हम डीपर सेंस में एनालाइज करें, उसको हम समझें। तो हमें पता चलेगा कि हमारी तैयारी का रोड मैप किस तरह का होना चाहिए। देखो, पहली बात तो ये है कि अगर आप लास्ट ईयर 2024 का पेपर देखेंगे एचपीएस एग्जामिनेशन का, तो जीएस का पेपर जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। और जिस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं वो मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है। ये ट्रेंड ना केवल हमें एच जो हमारा एच पी जी के वाला सेगमेंट था वहीं जो है हमने इसको देखा, लेकिन बाकी जो आपके जीएस के अलग अलग सेगमेंट थे वहां भी हमें ये देखने को मिला। तो अलग अलग सेगमेंट में पूरा ही जो बेसिकली पेपर है वो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन हो चुका है। तो अब जो सीधे क्वेश्चन आते थे उस तरह के क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, वन थिंग। सेकंड थिंग ये है कि जैसे लास्ट ईयर जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत सारी स्कीम्स वाले क्वेश्चन थे, और उसमें क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए थे। तो पेपर का जो स्टाइल है, पेपर का जो स्टैंडर्ड है, वो थोड़ा सा बड़ा है। और एचपीजीके भी आप देखेंगे तो बहुत इन डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वो भी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी ब्रेकअप ऑफ मार्क्स है तो उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, समटाइम एचपीजीके के
20 क्वेश्चंस आते हैं, सम टाइम कभी कई कई बार हो सकता है कि 25 भी आते हैं, जैसे 2023 में हुआ। तो वहाँ उस समय नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा थे, 28 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो HPGK का जो वेटेज वो लगभग उतना ही है, 20 से 25 26 के आसपास क्वेश्चन होने की संभावना। एटलीस्ट 20 तो है ही है, 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 20 के आसपास भी हो सकते हैं, 20 तो रहेगा ही। बाकी करंट अफेयर की वेटेज की बात करें तो करंट अफेयर के भी 15 से 20 क्वेश्चन जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे 2024 का पेपर हुआ, चाहे उससे पहले 23 का एग्जामिनेशन हुआ। तो वेटेज की बात करें तो हिमाचल जीके या HPGK जो है 20% का वेटेज उसका है ही है, अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें। और बाकी 20% का जो आपका वेटेज है, या 15 से 20% का जो वेटेज है, वो आपका करंट अफेयर का वेटेज है। बाकी जो अलग अलग सेगमेंट जीके वाले, चाहे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वो परसेंटेज आपका 10-10% का जो आपको परसेंटेज देखने को मिलता है। तो ब्रेकअप ऑफ सेक्शन में जो है उसमें बिल्कुल चीज़ें वैसी की वैसी जैसे पहले होती थी। लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, जो इन डेप्थ ऑफ क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन का जो स्टाइल है वो चेंज हो गया है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब अभी आपने तैयारी कर ली होगी, जब HPS एग्जाम की जो नोटिफिकेशन अभी आउट हुई है, तो तब तक आपकी तैयारी जो है पूरी कंप्लीट हो गई होगी। अब जो आपका 90 डेज का पूरा प्रोग्राम है, जो आपका रिवीजन का शेड्यूल होगा, उसको आप 3 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट अभी आपका है, आपको सबसे पहले क्या करना है, सिर्फ हम GS के प्लान के बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद हम CSAT के बारे में भी बात करेंगे। तो GS के लिए अभी आपको क्या करना है कि जस्ट फॉर अ मंथ 30 डे प्लान सबसे पहले हम बनाएंगे। 30 दिन का प्लान आपको बनाना है। और अकॉर्डिंग टू योर, मतलब आप में ज़रूरी नहीं कि यही प्लान आप बनाएं, लेकिन ये मतलब मेरी तरफ से जो मुझे लगता है कि इस टाइम को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप अपना प्लान जो अकॉर्डिंगली शेड्यूल कर सकते हैं, अपने प्लान कर सकते हैं। तो पहले आप 30 डेज का प्लान बनाइए कि 30 दिन में आपको सबसे पहले कैसे आपको रिविजन करना है, ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके। बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं कि एकदम से जैसे अभी एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आउट हो गई तो सीधा वो टेस्ट सीरीज पे आ जाएंगे। तो मेरा मानना है कि टेस्ट सीरीज अभी थोड़ा सा आप होल्ड पे डालिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 30 डेज का आप रिवीजन का प्लान बनाइए। और 30 डेज के रिवीजन के प्लान में आपको वो सारे सेक्शन लेने हैं जिन सेक्शन में आप बहुत अच्छे हैं। जो सेक्शन आपके लिए अच्छे सेक्शंस हैं, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और वो सेक्शन आप अभी रिवीजन आपको करना चाहिए 30 डेज के टाइम में। प्लस दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जिस सेक्शन से ज्यादा ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी आपके 30 दिन के प्लान में उस सेक्शन पे ज्यादा आपको जो है वो मतलब टाइम देने की आवश्यकता है। जैसे हम बात करें HPGK से 20% क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और 15 से 20% क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को आपको मिलेंगे। तो करंट अफेयर और HPGK प्लस ऐसे सेक्शन जो कि इस एग्जामिनेशन में चंक हो सकते हैं, जहां से आप ज्यादा मार्क्स को obtain कर सकते हैं, उस पर भी आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो HPGK, करंट अफेयर, पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी से आपको पता सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप 10 क्वेश्चन भी अगर आपको आ गए तो आप बिल्कुल इसको स्कोर कर पाएंगे। तो 3 सेक्शन तो एटलीस्ट अभी आपको रिविजन करने हैं। बाकी ज्योग्राफी, आपको पता है कि ज्योग्राफी से जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी आ रही है, और फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं। तो उसको भी आप रिवीजन प्लान में रख सकते हैं। लेकिन पहले आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस सेक्शन से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और किन सेक्शन में आप बहुत स्ट्रांग है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री में से आप खुद जो है डिसाइड कर सकते हैं कि किस सेक्शन में आप ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मैंने 3 की सेक्शन तो पहले आपको बता ही दिए, जिसमें कि HPGK है, करंट अफेयर है, और पॉलिटी है। वो तो आपके रिवीजन प्लान का हिस्सा होना चाहिए कि फर्स्ट 30 डेज के अंदर आपको इन तीनों जो सेक्शन है उसका रिवीजन करना है। उसके बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना, किस पे कितना वेटेज आपको देना है, क्योंकि दोनों ही सेक्शन से 10-10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, समटाइम 10-12 भी आ जाते हैं, 12-13 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये सेक्शन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कितना टाइम आप किस सेक्शन पे डिवोट करेंगे, डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, उस हिसाब से उसको आप प्लान कर सकते हैं। प्लस एनवायरनमेंट साइंसेस से भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, उसको भी आप एसेंशियल पार्ट अपने रिवीजन में जोड़ेंगे। तो HPGK, करंट अफेयर, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस, ये 4 ऐसे सेक्शन है जिस पे आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो 30 डेज के प्लान में ये आपका की कंपोनेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं आपका रिवीजन कैसे होना चाहिए। देखो, रिवीजन में जो आपने पहले पढ़ लिया है, या पूरा साल आपने जो जो आपने चीजें गो थ्रू की है, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, आपके पास अपने नोट्स पड़े होंगे,
अब वो पूरे के पूरे नोट्स आप इस 30 दिन के अंदर रिवीजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 30 डेज में आपको क्वालिटेटिव तरीके से आपको रिवीजन करना है, क्योंकि पूरा जो सिलेबस है वो आपने गो थ्रू किया होगा। लेकिन पूरा सिलेबस को अब इतने कम टाइम के अंदर जो है रिवीजन नहीं किया जा सकता, तो आपको रिवीजन का एक प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको रिवीजन कैसे करना है ताकि आप रिजल्ट निकाल पाए। तो उसके लिए तरीका यही है कि आप PYQ देखिए। सबसे पहले तो आपको, जब आपको रिवीजन का पूरा अपना क्या रोड मैप बनाना है, तो उसके लिए आपको एक बार PYQ देखना है कि PYQ पिछले 2 सालों में या पिछले 3 सालों में, स्पेशली आप 2 साल ही ले लीजिए, क्योंकि 2023 के बाद थोड़ा सा चेंज जो है देखने को मिल रहा है क्वेश्चन पेपर में। तो 23 और 24 में जो पेपर्स पूछे गए हैं, वो कौन कौन सा एरिया है, किन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। देखो ये प्लान उनके लिए ही एप्लीकेबल होगा जिन्होंने सिलेबस को पहले गो थ्रू कर लिया है। लेकिन जिन्होंने सिलेबस बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जो बिल्कुल बिगनिंग में है, उनके लिए प्लान बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बिना सिलेबस को कवर किए, बिना इन डेप्थ में जाए आप रिवीजन नहीं कर सकते। इस तरह से सिलेक्शन एग्जाम में नहीं हो सकता। लेकिन उनके लिए है जो जिन्होंने रिवीजन, जिन्होंने की पूरा सिलेबस अपना कवर कर लिया है, जो हर साल एग्जाम देते हैं, वो पहले 2 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कीजिए। हर सेक्शन को पकड़िए, हर सेक्शन में देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाइए। और आपका रिवीजन प्लान आपका अपना प्लान होना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता है। तो 4 कोर एरिया मैंने आपको बता दी। HPG के है, करंट अफेयर है, पॉलिटी है, और एनवायरनमेंट साइंसेज है। इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और इस बाकी ज्योग्राफी हिस्ट्री भी है आपके रिवीजन का हिस्सा, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि इस इन दोनों सेक्शन में आपको किस में कितना टाइम देना है। क्योंकि हमें आउटपुट देखना है, हमारा जो भी इनपुट अभी रिवीजन के लिए होगा वो डिपेंड ऑन द इन आउटपुट होगा कि किस सेक्शन में हम कितना आउटपुट निकाल सकते हैं, किस सेक्शन में हम कितने अच्छे हैं। तो उस हिसाब से आपको ये तय करना होगा कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से आपको किस में कितना टाइम डिवोट करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप दोनों ही सेक्शन देखेंगे, 2023 हो, 2024 का प्रिलिमिनरी का पेपर हो, तो चाहे आपने जितनी भी तैयारी की हो, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं जो हमेशा ही आउट ऑफ द बॉक्स रहे हैं। और ज्योग्राफी जब आप प्लान करेंगे रिवीजन के लिए, तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी से पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हालांकि इंडियन ज्योग्राफी से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको कैसे प्लानिंग करनी है वो आप इंटायरली इट्स अप टू यू, वो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, आपने किस हद तक ज्योग्राफी को कवर किया उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन 4 कंपोनेंट मैंने आपको बता दिए कि ये आपके रिवीजन प्लान का हिस्सा होना चाहिए। नेक्स्ट 30 डेज में आपको सबसे पहले इस पे फोकस करना है, क्योंकि कम से कम हाफ पेपर जो है, ये 4 पोर्शन आपका पूरा कवर कर, हाफ से ज्यादा पोर्शन, 60% जो पोर्शन आपका है, ये 4 कंपोनेंट आपके कवर कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा फोकस आपका यही होना चाहिए, इन 4 सेक्शन पे होना चाहिए। ठीक है। तो अब रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन मैंने आपको बता दिया कि आप इस समय पूरी की पूरी बुक्स नहीं कवर कर सकते। अगर कोई कहे कि HPG के मुझे पूरे 1 महीने के अंदर खत्म करनी है पूरी बुक, नॉट पॉसिबल। और ना आप मतलब एंटायरली बुक से नहीं इस समय मतलब पढ़ा जा सकता है। तो इसका तरीका एक ही है कि PYQ देखिए, और PYQ से एक पूरा प्लान बनाइए। टॉपिक को सिलेक्ट करिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, और उन टॉपिक्स को ही रिवीजन करने की कोशिश करिए। उस तरीके से आपको रिवीजन करना है। और 4 कंपोनेंट पे भी आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। पांचवा कंपोनेंट हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से आपको डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा कंपोनेंट अच्छा है, कौन सा, किस कंपोनेंट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और किस में आप बिल्कुल भी 1 महीने के रिवीजन के बाद भी आप उसमें से बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। वो आपको देखना होगा। आपको अभी आउटपुट ओरिएंटेड ही आपको रिवीजन करना होगा, जहां से आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, उस तरीके से ही आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं जनरल साइंस की। स्पेशली जनरल साइंस, जो साइंस बैकग्राउंड के एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग है कि मतलब जनरल साइंस की जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो साइंस बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए अगर 10 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो 4-5 क्वेश्चन भी वो बिना प्रिपरेशन के भी जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आप जनरल साइंस पे भी फोकस कर सकते हैं, वो भी आपका फोकस एरिया हो सकता है। क्योंकि साइंस के 10-12 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। लेकिन जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हैं, अगर आपने साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ी है, और आपने ना साइंस को आपने अपने, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने उस डेप्थ तक उसको नहीं समझ पाए, तो बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, साइंस में बिल्कुल रिविजन ना करिए।
आपको ज़्यादा फोकस पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी की तरफ आपको आगे बढ़ना होगा, ताकि आप जो है, जो लैब से आपको साइंस में होने जा रहा है उसको आप इन तीनों में से किसी एक में से उसको आप जो है कवर कर सकते हैं। तो अब ये कंपोनेंट है जो मैंने कंपोनेंट आपको बताया कि आपका 30 डे प्रोग्राम जो आपका रिवीजन का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू, उस हिसाब से होना चाहिए, PYQ के हिसाब से होना चाहिए। इट्स एंटायरली योर ऑन प्लान। ये किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्लान नहीं हो सकता, किसी दोस्त का प्लान नहीं हो सकता। ये आपका अपना प्लान होगा कि PYQ को आप पूरा एनालाइज करने के बाद इन कंपोनेंट पे नेक्स्ट 30 डेज के लिए आप रिवीजन करिए। और रिवीजन के सोर्सेज क्या होंगे? रिवीजन के सोर्सेज आपके वही होंगे जहां से आपने पूरा साल भर तैयारी की है। मतलब लास्ट टाइम में उस सोर्स को एक्सप्लोर मत करिए जो सोर्स आपने तैयारी के टाइम में आपने यूज नहीं किया था। जिस सोर्स से आपने पूरा साल भर तैयारी की है उसी सोर्स पे आपको रिलाई करना है। आई होप कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, आई होप कि आपने रेफरेंस रेफरेंस बुक्स को गो थ्रू किया होगा। उन्हीं सोर्स को आपने PYQ के कंटेक्स्ट में PYQ को साथ जोड़ते हुए आपने रिवीजन करना है। दिस इज द 30 डे प्रोग्राम फॉर GS। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास नेक्स्ट और मंथ है। अब नेक्स्ट मंथ जो है, नेक्स्ट 30 डेज का प्रोग्राम क्या है कि अब आपको जो आपने रिवीजन किया है, आपने अब टेस्ट सीरीज पे फोकस करना है। और टेस्ट सीरीज कोई ऐसा नहीं कि 20 टेस्ट सीरीज दो, 30 टेस्ट सीरीज दो, उससे कुछ नहीं होता। टेस्ट सीरीज के दो 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 बड़े बेनिफिट होते हैं। एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। आप एग्जामिनेशन में, क्योंकि क्वेश्चन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लेंथी आते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, स्पेशली CSAT में। GS में तो आपके पास बहुत टाइम होता है, क्योंकि 3 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टाइम प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में टेक्निकल एरर्स, जैसे इन दिनों एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है करेक्ट करेक्ट विच इज नॉट करेक्ट, है ना। तो वो जो टेक्निकलिटीज है क्वेश्चन को पढ़ते समय जो गलतियां हो जाती है, उस एरर को टेस्ट सीरीज मिनिमाइज करती है। पहला बेनिफिट ये हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे पर्सनली मिलते हैं, जो मुझसे पूछते हैं, जो मुझे फ़ोन कॉल करते हैं कि सर हमने फलाना फलाना इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ली, लेकिन एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया। तो आप अगर ये सोच के किसी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रहे हो कि उस टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आएगा और HPPSC उनकी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन उठा के आपको एग्जाम में डालेगा, तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। टेस्ट सीरीज से कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। अगर कुछ आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैंने तो कभी बेसिकली देखा नहीं। ठीक है, टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन एज इट इज आए हो या कुछ भी आया हो, टेस्ट सीरीज से आपको पहला बेनिफिट ये होता है कि जो आपके रीडिंग एरर्स है एग्जामिनेशन में, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाती है। वन थिंग, एंड द सेकंड थिंग, आपको जो टेस्ट सीरीज से बेनिफिट ये हो जाता है कि टेस्ट सीरीज से आपका एक रिवीजन भी हो जाता है। आपको पता चलता है कि अगर कोई लेफ्ट आउट एरिया है, कोई ऐसा एरिया है जो जिस एरिया से मैंने पढ़ाई नहीं की है, जो एरिया मेरी प्रिपरेशन के दौरान छूट गया, तो आप उसको फिर बाद में करेक्ट कर सकते हो, उस एरिया पे आप रिवीजन कर सकते हो। तभी मैंने कहा कि टेस्ट सीरीज अभी आपको बिगिनिंग में नहीं यूज करनी है, क्योंकि वो टाइम की बहुत बड़ी वेस्टेज होगी। बहुत बड़ा वेस्टेज मैं कह रहा हूँ इसको। अभी पहला 30 डेज आपको रिवीजन वो करना है जो तैयारी आपने पहले वाली रोड मैप के हिसाब से की थी। और उसका ब्लूप्रिंट आपका जो होगा वो PYQ क्वेश्चंस हो गए। PYQ के कंटेक्स्ट में ही आप जो है अपना रिवीजन करिए। और नेक्स्ट, जो मैंने आपको कहा कि 30 डेज का जो टाइम है उसमें आप एटलीस्ट, मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ आपको, 5 से 10 टेस्ट आप दे दीजिए, नॉट मोर देन। वैसे 10 भी मैंने बहुत आपको कह दिया, सिर्फ 5 टेस्ट आपको देने हैं। 5 टेस्ट आप दीजिए, ताकि आपकी जो टेक्निकल एरर्स, जो पढ़ने की गलतियां एग्जामिनेशन हॉल में हो जाती है, कई बार आती हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, वो मिनिमाइज हो जाए। वन, एंड सेकंड थिंग, अगर लेफ्ट आउट एरिया है कुछ, अगर ऐसा एरिया है जो आपके ध्यान में नहीं आया जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, जब आप रिवीजन कर रहे थे, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें और हैं जो मुझे रिवीजन करनी है। तो 5 टेस्ट के बाद आप एनालाइज करिए, वो टॉपिक आप लिखिए घर पे। और उस जो टॉपिक आपने लिखे हैं, उन टॉपिक्स जो आपकी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन थे, जो आपको नहीं आते थे, उसको आप रिवीजन करिए। तो अगला जो एक 30 डेज का जो नेक्स्ट मंथ होगा उसमें आप 5 टेस्ट दीजिए। और जो लेफ्ट टॉपिक्स रह गए हैं, जो आपने जो पढ़ नहीं पाए थे, जो कि टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आए थे, उस पर आप काम कर लीजिए। ये आपको करना है। प्लस आपको एक चीज और करनी है इस टाइम में, कि जो बजट और सर्वे वाला डॉक्यूमेंट है, नॉट ओनली बजट और बेसिकली सर्वे वाला डॉक्यूमेंट, जैसे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का जो आता है,
उससे HPGK में अक्सर क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब जैसे पिछले साल का जो बेसिकली पेपर हुआ है उसमें इतने ज्यादा फैक्ट्स और फिगर पूछ लिए कि किसी ने अगर बजट और सर्वे को 10 बार भी पढ़ा होगा तो भी बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर वो कर नहीं पाया होगा। तो फिर भी बजट और सर्वे का जो डॉक्यूमेंट है उसको आप पढ़ लीजिए, उस पर प्रॉपर तरीके से काम करिए। और उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया तरीका कि PYQ से ही आपको आइडिया हो जाएगा। और PYQ भी कोई गारंटी नहीं है कि जो PYQ का ट्रेंड देखिए आप एग्जामिनेशन में गए हैं उसमें से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इकोनॉमिक सर्वे और बजट में से कुछ की चैप्टर्स हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर लगातार हर सेक्शन पे कोई वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में अलग अलग सेक्शन के लिए हमारी क्या अप्रोच हो सकती है तो निश्चित तौर पे जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले एग्जामिनेशन का 10-12 साल का वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि कैसे आप जो है इस टाइम मैक्सिमम जो है जो आपका प्री क्वालिफाई हो जाए उस तरीके से आप अपना टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। तो जैसे मैंने कहा इकोनॉमिक सर्वे और प्लस इकोनॉमिक सर्वे के साथ यूनियन बजट और यूनियन सर्वे भी आपको जरूर गो थ्रू कर लेना चाहिए। उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि इकोनॉमी का जो लैप्स है, अगर आप इकोनॉमी को बहुत इन डेप्थ में नहीं पढ़ पाए, वैसे तो पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि मेंस भी देना है आपको, तो अगर कोई इकोनॉमी बहुत बेसिक तरीके से नहीं समझ पाया है तो बजट और सर्वे को एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए। उससे ओवरऑल जो सिनेरियो है वो पता लग जाता है। और समटाइम यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ जो यूनियन का होता है इकोनॉमिक सर्वे, वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना होती है, तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको जरूर पढ़ लेना है। प्लस सेंसस 2011 की आपको पढ़ के जाना ही होता है, हमेशा जाना होता है। जो लेटेस्ट सेंसस है उसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जरूर पढ़ना है। तो ये अगर आप कंपोनेंट को जोड़ेंगे नेक्स्ट 30 डेज के लिए प्लस आपका करंट अफेयर। अब हम बात करते हैं कि करंट अफेयर जो है वो भी आपको रिवीजन जरूर करना है। और करंट अफेयर का देखो रिवीजन मैं हमेशा कहता हूँ कि लास्ट टाइम में करंट अफेयर आप पढ़ लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने पूरा साल भर करंट अफेयर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि लास्ट टाइम बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है और वो इन डेप्थ जो करंट अफेयर की होती है वो कभी लास्ट टाइम पढ़ के आती नहीं है। अगर आपने थोड़ा थोड़ा करके अगर पहले से इसको गो थ्रू किया है, अगर आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो करंट अफेयर की जो आपका जो इन डेप्थ है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। एनी हाउ आपने कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा वो बात की बात है। लेकिन अब करंट अफेयर का प्लान भी आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि करंट अफेयर का भी एक अच्छा खासा वेटेज होता है। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 30 डेज प्लान आपका करंट अफेयर का भी होना चाहिए। करंट अफेयर जो ड्यूरेशन है वो जून 2024 से आप उसको फॉलो कर सकते हैं और ये आपका मई जून तक जाएगा डिपेंड ऑन द एग्जामिनेशन डेट। जैसे ही HPPSC की तरफ से एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस होती है, एंड आपको कहाँ तक करना है, आपको जून तक पढ़ना है आपको मई तक पढ़ना है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी आप जून 2024 से शेड्यूल बना सकते हैं। एटलीस्ट आपको अप्रैल तक तो अभी खत्म करंट अफेयर करना ही होगा, इतना तो आपको गो थ्रू करना ही पड़ेगा। तो आप करंट अफेयर का जो नेक्स्ट 30 डेज मैंने कहा उस पर सबसे ज्यादा आपको काम करना है। प्लस एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे लास्ट ईयर भी HES के पेपर में करंट अफेयर से स्कीम्स वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2014 ऑनवर्ड्स जितनी भी स्कीम्स मोदी गवर्नमेंट ने शुरू की है, जितने भी उनके कुछ नए इनिशिएटिव्स इस सरकार के हैं, उस पे भी आपको जरूर फोकस करना है। तो ये अगर आप अगले 30 डेज में करेंगे तो आई एम श्योर GS की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपकी तैयारी चाहे जैसी भी रही हो, आपने जिस भी डेप्थ तक पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, तो कहीं ना कहीं आप जो है कट ऑफ को क्रॉस करने के आसपास पहुंच जाएंगे। और आपका टारगेट यही होना चाहिए कि 60% जो पेपर है एटलीस्ट आपको बिल्कुल करेक्ट करना है, यानी 60% जो आपको मतलब पार करना है। क्योंकि 1 आउट ऑफ 200 120 के आसपास अगर आप कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर 110 120, यानी कि इन दिनों जिस तरह के पेपर आ रहे हैं 100+, 100+ जो मार्क्स आपके हैं वो थोड़े से अच्छा अच्छा स्कोर माना जाता है इन दिनों एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। तो उस पर आपको फोकस करने की आवश्यकता होगी ही होगी। इस तरह से नेक्स्ट जो 30 डेज का चैलेंज है आपका रिवीजन का उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं एक बार दोबारा बता दूं, फर्स्ट 30 डेज में आपको 4 सेगमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। HPGK है, करंट अफेयर है, पॉलिटी है, प्लस आपका एनवायरनमेंट साइंसेज है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आप उस तरीके से डिवोट करेंगे टाइम जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जिनका ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड नहीं है, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए साइंस एक बहुत चंक सेक्शन है, आप साइंस पे भी जरूर काम करें। जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड से जिनका साइंस जिन्होंने साइंस बिल्कुल भी कवर नहीं की है तो वो बिल्कुल साइंस पे ध्यान ना दें।
वो इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। जैसे इकोनॉमी का बहुत सारा पोर्शन आपको पता है करंट अफेयर के साथ भी जो है कवर हो जाता है। तो ये सारे पोर्शन है जो आपको फर्स्ट 30 डेज पे जिस पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट 30 डेज में जो चीज़ें मैंने आपको बताई, आपको टेस्ट सीरीज देनी है। 5 टेस्ट आपको देने हैं मिनिमम, मैक्सिमम आपको 10 टेस्ट देने हैं। और टेस्ट देने के बाद आपको ये एनालाइज करना है कि मेरा कौन सा एरिया है जो जिसका मैं रिवीजन कर नहीं पाया हूँ। अगर कोई की पोर्शन छूट गया है तो उसको आप नोट डाउन करिए, उसका आप रिवीजन करिए। इसके अलावा बजट और सर्वे ऑफ हिमाचल, बजट एंड सर्वे ऑफ यूनियन, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको गो थ्रू करने हैं। प्लस एक चीज़ आपको जरूर और करनी है कि सेंसस डॉक्यूमेंट ऑफ 2011, उस पर आपको काम करना है। और ये वो मतलब और इसके अलावा करंट अफेयर का आपको जितना भी टाइम मिलता है आप ज़्यादातर समय करंट अफेयर पे अपना डिवोट कर सकते हैं। करंट अफेयर की ड्यूरेशन मैंने आपको बता दी कि जून 2024 से आप अभी फिलहाल अप्रैल 2025 तक आप फोकस कर सकते हैं। बाकी आपको मई कवर करना है, आपको जून कवर करना है, ये काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा कि एग्ज़ाम HES प्रिलिमिनरी कब शुरू होता है। तो ये अगर आप प्लान बनाएंगे तो निश्चित तौर पे आपका जो रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपका टारगेट 60% का होना चाहिए कि 60% आपको स्कोर ऑब्टेन करना है ताकि आपका प्रिलिमिनरी क्वालिफाई हो सके। तो ये तो बात हो गई है GS की। अब बात करते हैं CSET की। देखो CSET अगर आप देखेंगे तो पिछले साल जो है बहुत सारे स्टूडेंट CSET में फेल हो गए, CSET में बाहर हो गए। और इसके पीछे की वजह ये थी कि CSET को सब लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया था। और जिससे कि CSET का जो थोड़ा सा लेवल क्वेश्चंस का पिछले साल बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा लेवल बढ़ा, उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं पहले तो एक चीज़ आपको बताऊंगा कि CSET का लेवल 2025 में भी हाई रहने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट जिनका CSET कमज़ोर है उनके लिए इस एग्ज़ाम में चैलेंजेस है और आगे भी रहेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने CSET की अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है, आपको अपने रिवीजन का हाफ टाइम अभी CSET पे भी देना होगा। भले ही आपने GS में कितनी अच्छी तैयारी की हो, इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द CSET, उस GS का कोई मतलब नहीं होगा। तो CSET की तैयारी कैसे कर सकते हैं, मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। जब मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिए थे, और मैं आपको बता सकता हूँ कि CSET में मैंने पिछले जब HES के एग्ज़ाम में 140 150 मार्क्स मेरे आए हैं हमेशा जब भी मैंने एग्ज़ाम दिए। लेकिन अब थोड़ा सा पेपर जो है वो हाई हो गया है। उस CSET में भी आपको स्ट्रेटेजिकली जो है प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस तरह से आप CSET में जो है अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। देखो CSET में सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट दैट इज द रीजनिंग। अगर आप रीजनिंग को अपनी अच्छी नहीं कर सकते हैं तो CSET क्वालिफाई होगा ही नहीं। जिनका मैथ्स खराब है, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने कभी मैथ्स नहीं पढ़ा, उनके लिए अगर इस CSET के एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको रीजनिंग वाला पोर्शन अपना बहुत अच्छा करना पड़ेगा। तो रीजनिंग जो है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, जिन्होंने पढ़ ली है बहुत अच्छी बात है। रीजनिंग कंपोनेंट आपको कंप्रिहेंसिव तरीके से पढ़ना पड़ेगा एंड डोंट बी सिलेक्टिव। एक चीज और बता दूं मैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर देख के कुछ टॉपिक आइडेंटिफाई करते हैं और वही टॉपिक प्रैक्टिस करते हैं। नो, रीजनिंग आपको कंप्लीट पढ़नी है। अगर आप पिछले 4 5 साल के पेपर उठा के देखेंगे, रीजनिंग वाले पोर्शन में भी एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जिस टॉपिक से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था इस ईयर भी क्वेश्चन आएगा। तो रीजनिंग तो मैं आपको सोली यही मेरी एक तरह की सजेशन होगी कि रीजनिंग वाला पोर्शन आपको कंप्लीट प्रिपेयर करना है, सब कुछ प्रिपेयर करना है, उसको पूरा वोली प्रिपेयर करना है। ताकि क्योंकि रीजनिंग में आप देखेंगे तो लास्ट ईयर भी 30 क्वेश्चंस थे, उससे लास्ट ईयर भी 32 क्वेश्चंस थे। अगर ये 30 क्वेश्चन आप रीजनिंग के बिल्कुल ठीक कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि फिर काफी हद तक जो है आप जो CSET वाला जो पोर्शन है उसको क्वालिफाई कर पाओगे। तो सबसे पहला पार्ट है रीजनिंग। सेकंड पार्ट है इंग्लिश। देखो इंग्लिश वैसे भी जिनको मतलब जो HES में बैठेंगे उनको आगे मेंस में भी देना होता है, इंग्लिश का पेपर होगा। वहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आती है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 के आसपास रहते हैं। इंग्लिश मुझे नहीं लगता है कि वो इतना हाई लेवल है कि आप इंग्लिश वाले पोर्शन को नहीं कर पाएंगे। हाँ, प्रॉब्लम यही है कि अगर 20 या 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 25 तभी अटेम्प्ट करना है जब आप श्योर है। मतलब इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग से इंग्लिश में बचना है। मतलब आप ऐसा कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें जिस क्वेश्चन में आप बिल्कुल ब्लाइंडली चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो एक एक क्वेश्चन जैसे ही आपका गलत हो जाएगा आपके क्वालिफाई करने की संभावना कम हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन
कि जो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे बिल्कुल सही है तो 10 ही करिए, अगर आपको बाकी के क्वेश्चन नहीं आते छोड़ दीजिए, है ना। पर अगर आप उसमें ओवर अटेम्प्ट का मतलब है गलत अटेम्प्ट करेंगे, ब्लाइंडली अटेम्प्ट करेंगे, और वो क्वेश्चन गलत हो गए, तो उससे कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग से आपका स्कोर कम आ जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि ग्रामर इंग्लिश वाला जो पोर्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग और इंग्लिश वाला पोर्शन आपको काफी हद तक जो है सी सेट क्वालिफाई करने की तरफ आपको आगे लेके जाएगा। प्लस मैथ्स, मैथ्स में कुछ टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट जैसे डीआई है। समटाइम डीआई से क्वेश्चन पूछा जाता है, समटाइम 2 क्वेश्चन आते हैं, समटाइम 3 भी आ रहे हैं। तो डीआई वाला पोर्शन जो है इसको आप जरूर एक बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि डीआई से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा, 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन सीधे हो जाएंगे, जिसके मार्क्स आपके 20 होते हैं। डीआई कोई बहुत मुश्किल पार्ट नहीं है। तो डीआई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे मार्क्स आ सकते हैं। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपको डीआई का जरूर देखने को मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है और आपका बिल्कुल ठीक हो गया, तो 10 मार्क्स आपको सीधे डीआई से मिल जाएंगे। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 क्वेश्चन अगर रीजनिंग के आते हैं तो आप देख सकते हैं 13 into 2 60, 10 आपका जो है आपका डीआई होगा, बेसिकली सब 70। और अगर आप इंग्लिश वाले टोटल जो 25 क्वेश्चन है उसमें से 10 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन के भी आते हैं, तो भी आपका सी सेट क्वालिफाई हो सकता है। इस टाइम आपको ये देखना है कि आपका पेपर सी सेट कैसे क्वालिफाई हो सकता है। पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश ना कीजिए, आप सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस के ध्यान में ही आपका भी रिवीजन का पूरा प्लान होना चाहिए। तो ये तो हमने बात की सी सेट और जीएस के पेपर की अप्रोच अभी प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए कैसे होनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ जो हैं इस 90 डे प्रोग्राम में आपकी प्रिलिमिनरी एग्जाम कैसे क्वालिफाई हो सकता है, आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ इसका शेड्यूल बनाना चाहते हैं, अपना रिवीजन करना चाहते हैं, तो हमारे जो ऑफिशियल नंबर है 9805291450 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रिलिमिनरी के अलग अलग सेक्शन की तैयारी किस तरह से होनी चाहिए, तो आप कमेंट जरूर करिए। मैं ज़रूर इस पे कोई ना कोई और आगे वीडियो भी बनाऊंगा और आपसे बात भी करूंगा कि प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए अलग अलग सेक्शन की अप्रोच क्या हो सकती है। आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।